ठीक है, शुरू करते हैं इस बड़े ही अजीब से टॉपिक को। सबसे पहले देखते हैं यहां पर असल में सारा मुद्दा कितनी अमाउंट का था। 21 मिलियन डॉलर्स को अगर कन्वर्ट करना पड़े आज, तो आज हम $1 का प्राइस ले लेते हैं, चलो 87। तो कितनी अमाउंट बनी? 21 मिलियन डॉलर। अब मैं आप लोगों को नहीं बोलूंगा, नहीं तो मुझे बहुत देर रुकना पड़ेगा, तो मैं कर देता हूं। 1 मिलियन होता है 10 लाख, तो 1 मिलियन डॉलर कितना हुआ? 10 लाख डॉलर। तो अब इसको रुपये में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 10 लाख को मल्टीप्लाई कर दो 87 से, तो ये बन गया 870 लाख या फिर 8.7 करोड़ रुपए। तो मतलब 1 मिलियन डॉलर रुपीस में बनता है 8.7 करोड़ रुपए। यहां पर कितनी की बात की जा रही है? 21 की। तो 87 को मल्टीप्लाई करते थे 21 से, 7 और 8 14 17, पर एक डेसिमल भी तो आएगा, तो तकरीबन 182 करोड़ 70 लाख रुपीस की बात। ये हर साल इंडिया आते थे, और किस टाइटल में आते थे? यूएस एड। ये क्या है यूएस एड? तो यूएस मानता है कि भाई वो दुनिया में काफी अमीर कंट्री है, तो उसको दुनिया की बाकी कंट्रीज की मदद करनी चाहिए। जैसे ही ट्रंप आया, ट्रंप ने बोला ये गलत है, इसको बंद करना पड़ेगा। तो भाई सबने बोला ट्रंप तो पता नहीं पागल हो गया, कुछ भी नहीं किसी को देना चाहता। तो इंडिया में न्यूज आई कि ट्रंप अब हर साल तकरीबन 180 करोड़ इंडिया नहीं भेजेगा। लोगों ने बोला चलो ठीक है अभी ट्रंप की मर्जी, पर फिर लोगों ने ये जानने की कोशिश करी कि 180 करोड़ का हो क्या रहा था इंडिया में। तो रीजन क्या समझ में लगा? बढ़ाया जा रहा था वोटर टर्नआउट। मतलब ट्रंप कहता कि जो 180 करोड़ इंडिया में आ रहे हैं ना, इससे इंडिया में, या ट्रंप नहीं कह रहा था, यूएस सरकार कह रही थी कि इससे हम इंडिया में और लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि वोट करो वोट करो। आप इसके एक बार उल्टा सोच के देखो। इंडिया 180 करोड़ खर्च रहा है यूएसए में ताकि लोग वोट करें। जिस दिन इंडिया ये करेगा, उसके अगले दिन इंडिया की सरकार पे क्या इल्जाम लगेगा? इंडिया की सरकार यूएस के इलेक्शंस में इंटरफियर करना चाह रही है, वो चाहती है ट्रंप जीत जाए, बाइडेन हार जाए। और जब वो हमारे यहाँ पर ऐसा कर रहे हैं, तो ये किस नाम पे कर रहे हैं? यूएस एड के नाम। तो ट्रंप पता है क्या कर रहा है? ट्रंप कह रहा है मैं इंडिया को तो कुछ भी नहीं बोल रहा, हम ही चोर हैं, हम गलत कर रहे थे यहाँ पर। फिर जब इंडिया वाला केस खुला तो बहुत सारे केस खुलने लग गए। सबसे पहले यूएस एड को समझते हैं। तो यूएस एड है यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। ये दुनिया की 100 से ज्यादा कंट्री में काम करती है, कहीं इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाने के लिए, कहीं डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करने। देखो जब भी डेमोक्रेसी की बात आएगी ना, कोई और टिके या ना टिके, यूएस यही टिकेगा। अगर किसी कंट्री में डेमोक्रेसी खराब हो रही है, पहली कंट्री जो आवाज उठाता है वो है यूएस। कहीं ह्यूमन राइट्स को स्ट्रॉन्ग करना, कहीं ग्लोबल हेल्थ पे, ये बड़े सारे इसके थे। किसने शुरू किया था? यहां से आपके एग्जामिनर का इंटरेस्ट बढ़ेगा। जॉन एफ कैनेडी, यूएसए का प्रेसिडेंट था। जेएफ कैनेडी ने इसको शुरू किया था 1961 में। अब इतना इंडिया में डिस्कस हो रहा है, हर न्यूज चैनल बोल रहा है, तो इतना तो हमें ये कोई नहीं बात कर रहा कि कब शुरू हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है। 1961 में जेएफ कैनेडी ने शुरू किया था। पर जेएफ कैनेडी ने अपने एक और इंटरव्यू में साफ साफ बोल रहा था कि जब भी यूएस किसी भी कंट्री में $1 खर्चता है, तो वो डॉलर उस कंट्री के लिए तो होता ही नहीं है, वो डॉलर यूएसए के लिए होता है। इसका क्या मतलब है? कैनेडी बोलता हम कुछ भी बोल सकते हैं कि तुम्हारे यहाँ ह्यूमन राइट्स के लिए पैसा खर्च रहे हैं, तुम्हारी हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए पैसा खर्च रहे हैं, पर वो पैसा हमारे मोटिव का होता है। हमारा मोटिव क्या? जिस कंट्री में ऐसी सरकार आ गई है जो यूएसए के साथ अच्छे रिलेशन नहीं रख रही, यूएस एड में पैसा डालो, ऐसे लोगों को पैसा दो जो उस कंट्री की सरकार को चेंज कर सकते। आप बोलोगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमारे सामने लाइव एग्जांपल्स हैं, बांग्लादेश और पाकिस्तान। जब इन कंट्रीज के रूलर्स को बांग्लादेश में से शेख हसीना और पाकिस्तान में से इमरान खान को हटा रहे थे, उनके मुंह पे सिर्फ एक ही बात चढ़ी हुई थी, यूएस यूएस यूएस, यूएस ने हटाया, यूएस ने हटाया। ये बहुत शोर मचा। तो आप देख रहे हो हम ऐसा करते हैं अगर गलती से भी। सोचो इंडिया ने 180 करोड़ रुपए यूएस भेजे कि हम तो चाहते हैं बस लोग वोट करें, और मान लो इलेक्शन के बाद ट्रंप जीत गया, तो जो बाइडन, बराक ओबामा और सारे डेमोक्रेट्स आ जाएंगे कि इंडिया की सरकार तो करती ही है,
इलेक्शंस में इंटरवीन। और जब ये सेम चीज हमारे साथ कर रहे हैं और अगर इंडिया की सरकार बोल दे कि तुम इंटरवीन करे तो वो बोलते ना हम तो यूएस एड का पैसा खर्चते थे, तुम्हें लग रहा है इंटरवीन कर रहे हैं। और देखते हैं, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बनाई है ट्रम्प ने आते ही, डॉज। और बहुत सारे लोगों का मानना है इंडिया में भी बनना चाहिए। क्या फुल फॉर्म है डॉज की? इसको पता है कौन चला रहा है इस टाइम पे यूएसए में? इलॉन मस्क। वो है इनका डॉज मिनिस्टर। डॉज की बड़ी इंटरेस्टिंग फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, कि सरकार को एफिशिएंट बनाना। चलो आपसे एक सवाल पूछता हूं, प्राइवेट कंपनीज अपने आप को एफिशिएंट बनाने के लिए हर 1-2 साल में क्या करवाती हैं? ऑडिट करवाती है। बिल्कुल, ऑडिट चेक करती है पैसा जा कहां रहा है, सही जा रहा है गलत जा रहा है। इंडिया में सरकारी ऑडिट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सीएजी की। और इंडिया में ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सरकारी सिस्टम में करप्शन वगैरह ना हो? सुना आपने लोकायुक्त, लोकपाल। पर क्या लोकपाल और कैग अपना काम ठीक से कर पा रहे? ऑफ कोर्स नॉट। इसलिए तो इतने बड़े स्केल पे करप्शन होती है इंडिया में भी। इंडिया में क्या, दुनिया में हर बड़ी कंट्री में होती है। पर ट्रम्प ने जो डॉज बनाया इसका काम ही एक है, हर वो गवर्नमेंट ऑफिशियल को हटाओ जो अपनी पावर का मिस यूज कर रहा है, हर उस डिपार्टमेंट को हटाओ जो सरकारी पैसा खराब कर रही है। तो देखो डॉज ने आते क्या बातें बताई। उसने बोला कि जो यूएस एड में पैसा जा रहा था 21 मिलियन इंडिया में, क्यों? वोटर टर्नआउट को बढ़ाने के लिए। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने पिछले साल लोकसभा में वोट किया हो, या आप लोग कम से कम इलेक्शंस देखते हो टीवी पे। आज तक कोई एक इनिशिएटिव भी ऐसा जिसमें पता लगा कि हाँ ये चीज ना यूएसए करवा रहा है कि वोट और दे लो। ज्यादातर इनिशिएटिव्स तो सरकारी होते हैं, थोड़े बहुत लोग प्राइवेट भी इनिशिएटिव्स ले लेते हैं। सरकारी इनिशिएटिव क्या होते हैं? आपकी इलेक्शंस के टाइम कॉलर ट्यून बदल जाती है कि वो इलेक्शन आ रहा है, वोट करना है। और क्या होता है, जगह जगह लगा देते हैं कि इस डेट पे इलेक्शन है, उस दिन सरकार छुट्टी कर देती है। प्राइवेट इनिशिएटिव्स क्या होते हैं, लोग अपने घर के बाहर पॉलिटिकल पार्टीज के झंडे लगा देते हैं कि सबको पता लगे कि वोट करना है सब। पर यूएसए ने इंडिया में वोटर टर्नआउट को बढ़ाने के लिए कुछ किया मैंने तो आज तक नहीं देखा। तो ये 180 करोड़ रुपया गया कहां? कम अमाउंट तो नहीं होती, 180 करोड़ तो बहुत बड़ी अमाउंट होती है। 180 करोड़ इतना पैसा होता है कि हर एक इंडियन को कम से कम 1 रुपया और कुछ इंडियंस को 2 रुपए मिल जाएंगे। बहुत बड़ी अमाउंट होती है 180 करोड़। पर ये गया कहां पता नहीं। फिर इलॉन मस्क ने एक और चीज बोली, कहते हैं कि 29 मिलियन कितना हो गया? अगर 21 मिलियन 180 करोड़ है तो 29 मिलियन तो तकरीबन 300 करोड़ के आसपास हो गया। खर्चा गया स्ट्रॉन्ग करना पॉलिटिकल लैंडस्केप इन मांग। ये क्या इसका मतलब है पॉलिटिकल लैंडस्केप? तो ट्रम्प कह रहे हैं सब झूठ है, सब चोर हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं लोग। ये क्या करते हैं, पैसा भेजते हैं ऐसे लोगों को जो सरकारें पलटाए, ये करे वो करे, और लिख देते बहुत प्यारी सी चीज कि हम तो वोटर टर्नआउट बढ़ा रहे हैं। ऐसे में नाम आता है कि इंसान का, शायद आपने उसका इंसान का नाम सुना होगा, इंडिया की सरकार बहुत उससे नफरत करती है, उसका नाम है जॉर्ज सोरस। सुना आपने जॉर्ज सोरस के बारे में? वो बंदा बड़े टाइम से इंडिया की सरकार के साथ, खासकर बीजेपी के साथ खटपट में रहता है। देखो कितनी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। जॉर्ज सोरस पे इल्जाम ये है कि इंडिया में इलेक्शंस में मीडिएशन करता है, और जॉर्ज सोरस बहुत अच्छा दोस्त था जो बाइडेन का, और जो बाइडेन यूएस एड का पैसा बांटते हैं। कुछ लोग कह रहे हो सकता है ऐसे किया हो। अब जॉर्ज सोरस किस बहुत जुड़ी हुई कंपनी है, शायद आपको पता होगा, हिंडनबर्ग। ये वही कंपनी जिसने अडानी का बुरा हाल कर दिया था। मैं ये नहीं बोल रहा इसकी रिपोर्ट गलत थी, पर जैसे इसने रिपोर्ट निकाली, इसने अपनी रिपोर्ट में साफ साफ लिखा कि अडानी बहुत बड़े स्केल पे चोरी कर रहा है, और अडानी का साथ क्लियरली दे रही है बीजेपी गवर्नमेंट। फिर कुछ टाइम बाद हिंडनबर्ग की एक और रिपोर्ट आई कि मिधाबापुरी बुच सबसे बड़े चोर हैं। सोचो, सेबी के चेयरपर्सन थे और ये भी बीजेपी के साथ मिले हुए। तो अब तो लोगों ने इस तरह से, मैं फिर से वही बोलूंगा, क्या अडानी बिल्कुल सही था? कोई गारंटी नहीं है। क्या मिधाबापुरी बुच ने कुछ गलत किया? कोई गारंटी नहीं है। पर जिस तरह से ये रिपोर्ट्स आई और बिल्कुल इलेक्शन के आसपास आई, ये बिल्कुल दिख रहा है कि पॉलिटिकल इंटरवेंशन तो हो रही थी। और देखो $20 मिलियन, आपको तो समझ भी नहीं लगेगा इसका मतलब क्या है। फिजिकल फेडरलिज्म इन नेपाल, तकरीबन 170 करोड़ रुपया नेपाल को गया। इतनी सी कंट्री नेपाल। क्या होता है फिजिकल फेडरलिज्म? हाँ, जॉर्ज सोरोस एक बहुत ही अमीर इंसान है। इसका जन्म हुआ था यूरोप में, आगे जाके यूएस चला गया।
आपको पता है यूएसए में जो सबसे सक्सेसफुल लोग हैं मैक्सिमम का जन्म यूएसए में हुआ ही नहीं। इलन मस्क का जन्म कहाँ का है? साउथ अफ्रीका का, ठीक है। सुंदर पिचाई का जन्म कहाँ का है? इंडिया का, ठीक है। जॉर्ज सोरोस ना एक बहुत अमीर इंसान, एक इन्वेस्टर था जो आगे जाके बोलता कि मैं तो फिलैंथ्रोपिस्ट बनना चाहता हूँ। ये कौन होते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट? जो अपनी सब कुछ बांट देते हैं। तो जॉर्ज सोरोस कहता है मैं तो बस लग गया सोसाइटी की सेवा में। पर असल में ये बात बिल्कुल सच है, ये तो आप हर जगह देख सकते हैं। जॉर्ज सोरोस एक क्या था, इस कैसे समझाऊं आपको, एक बियर था जो शॉर्ट करता है। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, बियर वो होते हैं जो शेयर मार्केट के गिरने से फायदा उठाते हैं, और शॉर्ट करने का मतलब होता है किसी शेयर का नाम खराब करके सस्ता करो, सस्ते में खरीद लो, फिर जब वो शेयर अपने नॉर्मल प्राइस में आए महंगा तो बेच दो। जिस दिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई अडानी के अगेंस्ट, अडानी का शेयर प्राइस बुरी तरह से गिरना शुरू हुआ। एक दिन थोड़ा गिरा, 3 हफ्ते तक गिरा। आज अडानी ऑलमोस्ट वहीं पहुंच गया जहां वो था। टाइम लगा उनको 1.5-2 साल, पर वो पहुंच गए। देखो, क्या अडानी, आज ये बात कर ही लेते, क्या अडानी चोर है? नहीं। क्या अडानी अपने काम निकलवाने के लिए सरकार को पुश करता है? हाँ। पर इसको लेकर इंडिया में कोई कानून ही नहीं है, दुनिया में कहीं कोई कानून नहीं है। इलोन मस्क इस टाइम पे क्या कर रहा है यूएसए की सरकार में? छोड़ दे टेस्ला। पॉलिटिशियन बन जा, नहीं, कह रहा है मैं टेस्ला संभाल लूंगा, यूएस सरकार की मदद भी करूंगा। जब तेरे पास इतना पैसा है तो सब कुछ है, तो यूएस सरकार की मदद करने में क्यों लगा हुआ है? क्योंकि उसने अभी और काम निकलवाने। वो चाहता है उसकी कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां बन जाए, तो उसमें यूएस सरकार उसको मदद करेगी। पर इसमें कोई कानून नहीं है ना, कोई टेक्निकल कानून नहीं है, तो क्या करे? कुछ नहीं कर सकते। क्या अडानी सच में बेसलेस कंपनी? कुछ नहीं, ऐसा भी नहीं है। आप में से अगर कोई हिमाचल से, तो आपने देखा होगा पहली सेब की जो फसल है वो अडानी उठाने आता है। अगर कोई सेब वाला बंदा, उससे पूछना कभी अडानी के हिमाचल में आने से क्या फर्क पड़ा। अगर आप में से कोई चंडीगढ़ में, तो आपको पता होगा गैस पाइपलाइन सारी अडानी की। आप समझ रहे हो? इस टाइम पे दुनिया में 16 पोर्ट्स ऐसे हैं जो इंडिया से बाहर है, अडानी उनको कंट्रोल करता है। जैसे बहुत ही फेमस पोर्ट है इजराइल का हाइफा पोर्ट, अडानी के पास है। तो मैं फिर से बोलता हूँ, अडानी अंदर से खोखली कंपनी नहीं है। कंपनी वो ठीक है, पर हाँ, वो अपने काम निकलवाने के लिए सरकार और ऑफिशियल्स को पुश जरूर करते होंगे, ये 100% है, ठीक है। इसने पता है क्या बोला था हिंडनबर्ग ने? ये बोलते हैं अडानी अंदर से खोखली है, तुम पैसा लगा रहे हो, पैसा लेके भाग जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि इंडिया के लोग बहुत स्मार्ट है। इंडिया में इस तरह का अगर आपने स्कैम करना 20 साल पहले हो जाता था, अब नहीं होता। अब लोग हर चीज चेक करते हैं। आप अपने आसपास ही देखो, वो कौन सा रिफाइंड ऑयल है वो भी अडानी ने खरीद लिया। फॉर्चून, सारा ब्रांड ही अडानी ने खरीद लिया। मान लो अडानी अगर चोर है तो फॉर्चून तो पीछे छूट जाएगी सारी कंपनी, सरकार वापस छीन नहीं लेगी। ये जो चोरियां करते हैं ना इस तरह से, जो जिनका प्लान होता है भागने का, ये पीछे कुछ नहीं छोड़ के जाना चाहते। बट अडानी तो बना ही सब कुछ इंडिया में रहा है। जैसे दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट अडानी गुजरात में बना रहा है। तो मैं ये फिर से बोलूंगा, वो चोर नहीं है। आप उसके शेयर से कभी डरना मत। उसका शेयर काफी लोगों को बहुत पैसा कमा के गया। हाँ, ये है कि वो किसी तरह से कुछ गलत प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल जरूर करते होंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट उसको मिल सकता है, मुझे मिल जाए। ये जरूर होता होगा, 100% होता होगा, ठीक है। बताओ, इसका मतलब नहीं अभी तक आपने बताया। फेडरलिज्म होता है, बिल्कुल, सेंटर और स्टेट पे पावर को डिवाइड करना। फिजिकल फेडरलिज्म क्या होगा? फाइनेंशियल पावर को डिवाइड करना। हर चीज सिर्फ सेंटर गवर्नमेंट के पास ही नहीं होनी चाहिए। हमारे यहाँ भी ऐसे होता है, स्टेट्स के भी बजट मिलते हैं। जब हमने थोड़े दिन पहले यूनियन बजट पढ़ा तो आपको याद है सेंटर गवर्नमेंट का सबसे बड़ा खर्चा कहाँ होता है? स्टेट्स को उनके टैक्स का हिस्सा देने में। तो हमारे यहाँ भी है। देखो, एक स्टेट को गिड़गिड़ाना नहीं पड़ना चाहिए सेंटर के सामने। स्टेट्स के पास इतनी पावर होनी चाहिए कि अपने खर्चे वो खुद कर सके। यूएसए को लग रहा है कि नेपाल में ऐसा नहीं है, और इसके लिए यूएस नेपाल को कितना पैसा देने को तैयार है? हर साल 170 करोड़ रुपए। आपको मैं नेपाल की असल बात बताता हूँ। नेपाल में 2 ही तरह की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एक जो चाइना की सुनती है, एक जो यूएस की सुनती है। हमारी कौन सुनती है? हमारी यूएस वाली सुन लेती है। इसलिए इंडिया को भी इस बात से कोई चिंता नहीं है। अगर यूएस उन पार्टीज को पैसा दे रहा है नेपाल में जो यूएस की सुनती है, तो वो हमारी भी सुनेंगे। पर अगर वो पार्टीज पावर में आ गई जो चाइना की सुनती है, जैसे केपी शर्मा ओली, फिर नहीं वो हमारी सुनते बिल्कुल। तो अगर आप समझो यूएस क्या कर रहा है, यूएस दुनिया को रिश्वत दे रहा है, पर रिश्वत देने का नाम उसने रखा हुआ यूएस एड। ये देखो, उसने पिछले 1 साल में कहां पैसा दिया? यूक्रेन को सबसे ज्यादा। ये यूएस एड का नाम क्या है? इंटरनेशनल डेवलपमेंट। यूक्रेन ने इस पैसे का क्या किया? क्या किया? वापस से यूएसए को दिया और वेपन खरीद लिया। ये कैसी डेवलपमेंट हुई? आप समझ? और यूक्रेन ने कुछ किया थोड़ा ना, यही तो किया। ग्लोबल फंड, ये बिल्कुल कह सकते हैं, हो सकता है थोड़ा बहुत काम में आ रहा हो। जैसे कुछ पैसा WHO को चला गया,
कुछ गावी को चला गया। गावी आपको जरूर पता होना चाहिए। पता क्या होती है गावी? ग्लोबल एसोसिएशन फॉर वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। ये गावी सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी कंट्री में तो चलो सरकार ने चला दिए पोलियो प्रोग्राम्स, अगर सरकार ना चलाए कुछ कंट्रीज में तो गावी जाती है फिर वहां काम करने के लिए। और भी दुनिया में बड़े सारे फंड्स हैं। इथोपिया में इतना बड़ा पैसा यूएसए इथोपिया दे रहा है, क्यों? इथोपिया, कॉन्गो, यमन, सूडान, ये सब वो कंट्रीज हैं जहां पिछले 1 से 1.5 साल में सरकारें पलटी हैं। तो ट्रम्प तो सबको इस चीज को खुद दिखा रहा है कि देखो भाई ये हो क्या रहा है। ये तो टॉप 10 है, बहुत कम, बहुत ज्यादा कम। और किसी के पास इतना फालतू का पैसा ही नहीं, सच्ची बात तो। अगर है भी है तो वो अपने यहाँ खर्चना चाहते हैं। बहुत बड़ी डेट में चल रहा है यूएसए, क्योंकि वो पागल हैं। आपको पता है यूएसए की सरकार पे कितना कर्ज है? आप सोच भी नहीं सकते। यूएस की सरकार पे कर्ज है तकरीबन $40 ट्रिलियन। वो हर साल एक चीज बदल देते हैं। यूएसए में कानून है कि उनकी सरकार कितना कर्जा ले सकती है, वो हर साल उस कानून को बदल देते हैं कि 40 नहीं, अब $42 ट्रिलियन ले सकते हैं। आप चेक करना है इसको, हर साल बदलते हैं इस कानून को। वो 42 नहीं, अब 44 ले सकते हैं। तो यूएसए की सरकार पे इतना कर्जा है जो लिटरली वो कभी वापस नहीं कर सकते। ये 100% वो वापस नहीं कर सकते। तो जैसे कि इंसान अगर ऐसा करने लग जाए तो एक दिन उसने बैंकरप्ट हो जाना है। तो सब मानते एक दिन यूएसए की सरकार ने बैंकरप्ट होना है। जिस दिन हुआ दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आएगा। तो यूएसए की सरकार उस इकोनॉमिक क्राइसिस को पुश करती रहती है, हर साल कानून बदल देती है। ये हर साल यूएसए लोन लेने के लिए तैयार हो जाती है। इसको लोन मिलता है क्यों? क्योंकि वो यूएसए। सबको पता है कि यूएसए की सरकार तो पैसा मोड़ेगी मोड़ेगी, जो मर्जी करे मोड़ेगी तो सही वापस। मैं बताता हूँ। मान लो एक इंसान है जिसके पास बहुत खेत है और उसका बिजनेस होता था। उसका बिजनेस था, उसका होटल था, बहुत अच्छा होटल, बहुत अच्छा खाना बनता था। उसके होटल के सारे शेफ भाग गए, उससे तंग होके भाग गए। अब उसके होटल का बहुत खराब खाना बनता है, उसके होटल में प्रॉफिट नहीं है। वो आपको कह रहा है मुझे थोड़ा सा लोन दे दो, मुझे मेरा होटल को फिर से चलाना है। आपको भी पता है होटल नहीं चलने वाला, पर आप उसको लोन दे दोगे क्योंकि आपको पता है उसके पास बहुत ज़मीन है, उसके पास बहुत रिसोर्सेज। आप बोलोगे लोन तो दे दूंगा, पर वो जो सारी ज़मीन है वो कोलैटरल, वो सेफ्टी के तौर पर रखो। तो आपका क्लियर मोटिव है, पैसा वापस आ गया तो वो सही, नहीं तो ज़मीन तो है ही है। यूएस के पास आज भी दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है और उसको कोई नहीं झुठला सकता। ठीक है, उनके पास ज़्यादा ग्रोथ, कम ग्रोथ आती है, डेवलप कंट्रीज में कम ही ग्रोथ आती है, पर फिर भी वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आज भी इतने सब के बाद भी देखो उनको डॉलर नहीं गिर रहा। कितनी इंटरेस्टिंग बात है। इतनी भयंकर डिमांड बनवा के रखी है दुनिया भर में अपने डॉलर की। याद है आपको एक बार मैंने कहानी सुनाई थी, ये डॉलर की स्ट्रेंथ शुरू कहाँ से हुई थी? तो इकोनॉमिक्स में चैप्टर होता है पेट्रो डॉलर। दुनिया में जब भी कोई कंट्री कच्चा तेल खरीदने जाती थी सऊदी कतर के पास, तो वो बोलते रहे डॉलर दो। यूएस ने उनको सिखा दिया था डॉलर दो। तो करते करते उन्होंने डॉलर की ऐसी डिमांड बनवा दी है दुनिया में कि आज भी सारी करेंसीज गिर रही हैं और डॉलर चढ़ ही जा रहा है, चढ़ ही जा रहा है, चढ़ ही जा रहा है। पर क्या आपको पता है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आता हूँ। यूएसए में एक इंसान ऑन एन एवरेज एक साल में कितना पैसा खर्च करता है अपने हेल्थ इंश्योरेंस पे? यूएसए में हमारे वाला सिस्टम नहीं है। आपको वहां पर सरकारी हेल्थ इंश्योरेंस लेना है और अब आपको कुछ भी हो जाए आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस पे ठीक करा सकते हो। तो यूएसए में एक इंसान ऑन एन एवरेज एक साल में कितना पैसा खर्च कर देता है अपने सरकारी इंश्योरेंस पे? $100। और यूएसए में ऑन एन एवरेज सरकार कितना मेडिकल खर्चा देती है एक इंसान पे? $150। अब इसका मतलब समझे? यूएसए की हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम एक बहुत बड़ा स्कैम है। यूएसए की हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम अगर साल में ₹100 कमा रही है तो ₹150 खर्च रही है। हर साल हो रहा है, हर साल। यूएसए में एक इंसान क्या कहता है कि यार ये पता नहीं कैसे चोट लगी, चलो सर्जरी करा लेते हैं। हम तो थूक थाक लगा छोड़ देते हैं, वो सर्जरी ही करा लेते हैं। आप सोच रहे हो यूएसए में सर्जरी वर्ड इतना कॉमन है क्योंकि जेब से नहीं देना, तुम्हारी इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर्ड है। लोग मिसयूज करते हैं। हाँ, अगर आप यूएस गए आप तो टूरिस्ट की तरह जाओगे और आपके पास इंश्योरेंस भी नहीं है सरकारी और आपको कुछ हो गया
तो एक पट्टी लगाने का डॉक्टर आपसे $100, $150, $200 लेगा। अब सुन के पागल हो जाओगे, एक पट्टी लगाने के $100 मतलब $8,000, $200 $16,000। क्यों? समझो, सबको जेब से तो देना नहीं है, बाकियों की तो यूएस की सरकार दे रही है, तो सरकार को तो लूटने का रिवाज है दुनिया भर में। आप एक अनोखा केस आ गए तो आप लड़ोगे ना कि इतना नहीं तो कम भी कर देंगे, पर जो इंश्योरेंस पे करा रहा है उसका कोई कम नहीं करने वाला। आपने पक्का जिंदगी में कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होगा, लड़कों ने तो खास कर किया होगा। मान लो आपकी गाड़ी में थोड़ी सी चोट लग गई, पता नहीं गाड़ी को भी चोट लग जाती है बेचारी को, है ना, ठीक है, तो आप गए शोरूम गए कि ये ठीक करवा दो इंश्योरेंस पे, तो वो बोलेंगे करा देते हैं। तो तकरीबन 90% केसेस में वो आपके इंश्योरेंस में कुछ स्कैम करेंगे। कौन? एजेंसी वाले। वो क्या करेंगे ना, मान लो आपकी गाड़ी में 2 पार्ट्स चाहिए थे, वो 4 लिखवा देंगे ताकि इंश्योरेंस कंपनी उनको ज़्यादा पैसा दे दे, उनका लगे कम, और बाकी वो अपना स्कैम स्कूम कर लेते हैं, क्योंकि वो लूटना चाहते हैं उस इंश्योरेंस कंपनी को। और सोचो, अगर सरकार इंश्योरेंस दे रही है फिर तो लूट लूट के खत्म कर देंगे लोग। जैसे भी इंटरव्यू चल रहे थे ना, तो कुछ ऐसे लोग भी आए जो ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं, जैसे कोई हिमाचल ग्रामीण बैंक में, तो वो कहते हैं जैसी ही कोई स्कीम आती है कि किसान को 25,000 रुपये लोन दिया जाएगा, सब लोग आ जाते हैं लेने के लिए। लेने वालों को भी पता है हमने पैसा वापस नहीं करना, जो बेचारा बैंक में बैठा है उसको भी पता है पैसा इन्होंने वापस नहीं करना, पर वो मिसयूज करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि सरकारी स्कीम है। अगर आप उनको इतना सा भी मना कर दो कि नहीं तुमने पिछले दिन दिया था, तो वो बोलेंगे नहीं सरकार ने बोला ले सकते, हम लेंगे। सरकार को लूटना, एक ना फिल्म आई थी बड़ी इंटरेस्टिंग, उसका नाम था बधाई हो था शायद उसका नाम, जिसमें भूमि पेडनेकर होती है, आयुष्मान खुराना होता है, इनकी शादी हो जाती है, तो ना बड़ा इंटरेस्टिंग सीन होता है उसका। तो आयुष्मान खुराना की जब शादी हो जाती है ना, तो उसका फादर उसको सेफ्टी देता है, कहता है कि थोड़ा धैर्य से आगे बढ़ना है, बहू की सरकारी नौकरी लगने दो, फिर सरकारी खर्चे पे परिवार बढ़ाते रहना। वो कहता है कि अभी नहीं बच्चा सोचना, अभी इसकी सरकारी नौकरी लगी नहीं है, बस लगने वाली है, जैसी ही सरकारी टीचर लगी बस फिर हम सरकारी खर्चे पे सब कुछ करते रहेंगे। तो सरकार को लूटना तो एक बहुत पुरानी प्रथा चलती आ रही है, और यूएस वाले बुरी तरह से अपनी सरकार को लूट रहे हैं। तो जब सरकार इंश्योरेंस पे कमा रही है, $100 खर्च रही है, $150, तो यहीं से पता नहीं कितना कर्जा बन गया। यूएसए की पॉपुलेशन 34 करोड़। अब चलो ठीक है, अब आपका फाइनल सवाल, जहां से उनका मन करे, अगर यूएस की सरकार आपको बोले कि लोन दोगे तो आप मना नहीं कर सकते। क्यों? वो यूएसए की सरकार है, कहां भागेगी आपका पैसा लेके। आप मेरी बात समझो, क्या इंडियन गवर्नमेंट जब अपने बॉन्ड्स बांटने के लिए मार्केट में निकलती है, तो क्या इंडियन गवर्नमेंट को ढूंढना पड़ता है कि मुझे कौन लोन देगा, कि लोग खुद ही आ जाते हैं? लोग लड़ते मरते आते हैं। बैंक्स कहते हैं हम देंगे सरकार को लोन, हम देंगे सरकार को लोन। क्यों? क्योंकि सरकार को लोन देने में रिस्क कितना है? 0, लिटरली 0। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर स्टैंप लग गया तो लग गया, आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा, चाहे सरकार लुट जाए फर्क नहीं पड़ता, आपको तो पैसा देना ही पड़ेगा। ऐसे ही यूएसए ने अपने 250 साल की हिस्ट्री में आज तक डिफॉल्ट नहीं किया, सारे पैसे वापस किए, पर वो जिस तरफ जा रहे हैं वो बहुत डेंजरस है। पर लोगों को उससे फर्क नहीं पड़ता। लोगों को है अगर यूएसए की सरकार पैसा मांग रही है तो दे दो इनको, क्योंकि ये वापस करेंगे ही करेंगे। यूएसए का आपको पता है जो बॉन्ड है उसकी कैटेगरी है AA1, हम तो BB में आते हैं, वो AA1 में आते हैं कि ये पैसा वापस करते ही करते, कुछ मर्जी हो जाए। इसलिए यूएसए को जब भी लोन चाहिए, जितना भी लोन चाहिए, कोई मना नहीं करता। आपको क्या लगता है सबसे आगे कौन खड़ा होता है लोन देने के लिए? सबसे बड़े बैंक्स। उनको बैंक्स का तो काम ही है ना लोन देके पैसा कमाना, सबसे आगे खड़े होते हैं बैंक्स। अगर यूएसए की सरकार लोन लेना चाह रही है तो वो क्या ब्याज देगी आपको? 3%, 5%, 8% के 9%। बहुत अच्छी किस्मत हुई तो 5%, नहीं तो 3%। अब बोलो कि 3% तो कुछ भी नहीं होता, तो सेफ्टी भी तो बहुत है। इन्वेस्टमेंट में बड़ा क्लियर लॉजिक है, सेफ्टी कम तो इंटरेस्ट ज्यादा, सेफ्टी ज्यादा तो इंटरेस्ट कम। यहां सेफ्टी कितनी है? 100%, तो फिर ब्याज भी कम ही होगा। ऐसे अगर आप इंडिया की सरकार को आज लोन देना चाहो तो मुश्किल से 4, 4.5, 5% से ज्यादा ब्याज नहीं देगी आपको वो, और सेफ्टी 100%, कहीं नहीं जाता आपका पैसा, कुछ नहीं होगा आपके पैसे को। आई होप आप इस बात को समझ पाए। ये है यूएस एड के बड़े सेक्टर्स जिसमें वो पैसा खर्च कर रहे हैं। ट्रम्प कह रहा है भाई ये गवर्नेंस होता क्या है, मुझे तो समझ नहीं लग रहा कि गवर्नेंस होता क्या है। सच में आपको पता है गवर्नेंस का मतलब क्या है इंग्लिश में? हाँ, इससे पहले सर जो जैसा बोला कि
कोई ऐसी कंट्रीज हैं जो डिफॉल्टर हो चुके हैं या होती हैं? हाँ, पाकिस्तान, रशिया। जैसे ही आप डिफॉल्ट करोगे अगले दिन आपकी बॉन्ड रेटिंग का मतलब होता है आप लोन लेके वापस कितना जल्दी कर। जैसे आपको बताता हूँ, अगर आप लोग बैंक से लोन लो और किस्त वापस ना करो, आपका कौन सा स्कोर गिरता है? सिबिल गिरता है। अगर एक कंट्री लोन ले और किस्त वापस ना करे तो उनकी बॉन्ड रेटिंग गिर जाती है। कौन बनाता है? सब बनाते हैं, मूडीज भी बनाते हैं, किसी से की भी वेबसाइट पे जाके चेक कर लो, ठीक है। जैसे आपको मैं अभी दिखाता हूँ, हम सर्च करते हैं मूडीज इंडिया रेटिंग, ठीक है। एज ऑफ, पढ़ पा रहे हो थोड़ा थोड़ा? एज ऑफ अगस्त 2023 मूडी इन्वेस्टर सर्विसेज रेटिंग फॉर इंडियाज लॉन्ग टर्म बॉन्ड इज BAA3। मैंने आपको बोला ना BB की कैटेगरी में, ठीक है। अब हम सेम में डाल देते हैं यूएसए, मूडी यूएसए बॉन्ड रेटिंग। मूडी में इसमें आ नहीं रहा वैसे, पर मैं आपको बताता हूँ यूएसए की है AAA, तीनों ही चल रहे हैं उनके। आज तक यूएसए ने कभी डिफॉल्ट नहीं किया, एक बार भी नहीं। अगर मैं रशिया का चेक करूंगा तो आएगा DDD, फिर उसमें आगे 1 2 3। क्या रशिया के पास पैसा नहीं था वापस करने के लिए? था, पर रशिया पे सैंक्शंस लगी है ना, पैसा दे ही नहीं सकता, तुम्हें कैसे देगा? उसके बैंक इंटरनेशनल ट्रेड ही नहीं कर पा रहे। बताओ रशिया के बैंक इंटरनेशनल ट्रेड क्यों नहीं कर पा रहे? तुम्हें आता है? क्योंकि मारुति की गाड़ी स्विफ्ट जैसा एक दुनिया में सिस्टम भी होता है, स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम, रशिया के बैंकों को स्विफ्ट से बाहर निकाल दिया। बिना स्विफ्ट के तुम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते, तो रशिया चाह के भी पैसा वापस नहीं कर सकता। पाकिस्तान ने क्यों डिफॉल्ट किया? पैसा ही नहीं था। और कौन डिफॉल्ट कर चुका है? बांग्लादेश कर, बांग्लादेश, श्रीलंका कर चुका है, अफगानिस्तान ने एक बार डिफॉल्ट कर दिया था। जैसे तुम डिफॉल्ट करो तुम्हारी कौन सी रेटिंग गिरती है? बॉन्ड रेटिंग। फिर नहीं दुनिया में तुम्हें कोई पैसा देता नहीं। जैसे एक इंसान के साथ होता, सिबिल गिर गया तो नहीं बैंक लोन देता तुम्हें, ऐसे यहाँ पर ये रेटिंग होती है। अब नहीं दे रहा। देखो चाइना लोन नहीं दे रहा, चाइना जमीन खरीद रहा है पाकिस्तान की। सच में अगर आपको बात कहूं, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसका नाम है CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। वो जहां से जा रहा है और उसके आसपास जितनी जमीन है सब चाइना ने खरीद लिया। आप बोलोगे नहीं, चाइना ने तो लोन दिया है, तो उस लोन में ये लिखा हुआ है अगर ये पैसा वापस नहीं कर पाए, ये रोड भी हमारी, वो ब्रिज भी हमारा, ये भी हमारा, वो भी हमारा। आप बोलोगे कैसे पता आपको, कहां से पढ़ा? इसलिए तो चाइना पाकिस्तान का लोन एग्रीमेंट कभी डिस्कस नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान जिस दिन वो बता देगा बुरे हाल में फंस जाएगा। और बहुत सारे लोग जिन्होंने पाकिस्तान में काम किया है, इस CPEC पे काम किया, उन्होंने अपनी किताबों में इस बारे में लिखा है। होता है कि आप बुक में लिखो ना तो उसको कोर्ट नहीं लेके जा सकते, और वो झूठ थोड़ा ना लिखेंगे, इतने बड़े बड़े ऑफिशियल्स रिटायर हुए। वो कह रहे हैं कि अगर ये पैसा हम वापस नहीं कर पाए चाइना को, तो चाइना लिटरली हमसे हमारी जमीन छीन लेगा। यह एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। आप बोलोगे चाइना ने ऐसा किया? बिल्कुल किया है। श्रीलंका के हम्बनटोटा के साथ किया। श्रीलंका का इतना बड़ा बंदर का हम्बनटोटा चाइना के पैसे से बना, श्रीलंका पैसे नहीं वापस कर पाया। 99 साल के लीज पे श्रीलंका ने चाइना को हम्बनटोटा दे दिया। अगर आप दुनिया में चीजें पढ़नी शुरू करो तो क्या कुछ पता लगता है। चाइना ने 99 साल के लीज के लिए ही क्यों लिया हम्बनटोटा? 100 साल के लिए भी ले सकता था, 90 साल के लिए भी ले सकता था। असल में आपको शायद पता होगा, चाइना में ना एक बार वॉर हुई थी जिनको बोलते थे ओपियम वॉर। सुनिए आपने? ब्रिटिशर्स ने चाइना के लोगों को नशेड़ी कर करके हराया था। तो ब्रिटिशर्स मान गए चाइना को कि हम पूरी कंट्री पे कब्जा नहीं करेंगे, बदले में हमें 2 आइलैंड चाहिए। वो 2 आइलैंड्स कौन से थे? हांगकांग और मकाओ। तो ब्रिटिश ने चाइना से हांगकांग और मकाओ 99 साल के लीज पे लिए थे, और अभी गए ब्रिटिशर्स मकाओ और हांगकांग छोड़ के 1990s में, तो उससे पहले उनका होता था। तो चाइना दुनिया को दिखाना चाहता है कि एक टाइम पे तुमने हमसे 99 साल के लीज पे हमारे लैंड लिए थे, हम दुनिया का लैंड 99 साल के लीज पे लेंगे। 99 का मतलब है कुछ। तो ट्रम्प कह रहा है मुझे तो समझ नहीं लग रहा ये गवर्नेंस में पैसा जहां, गवर्नेंस पता है क्या होता है? गवर्नेंस होता है, गवर्नेंस वो चीज है जो किसी भी सरकार को करनी चाहिए। गवर्नेंस होता है लोगों की बात सुनने का तरीका, कंट्री को चलाने का तरीका, लोगों तक सर्विसेज पहुंचाने का तरीका। ट्रम्प कह रहा है मेरे हिसाब से तो ये $16 बिलियन पूरा स्कैम चल रहा है। ये उन लोगों को दिया जा रहा है जो यूएसए की बात सुनते हैं, यूएसए के हिसाब से काम करते हैं। बड़े सारे पैसे उसने बोला हेल्थ पे, हमारी हेल्थ सिस्टम तो इतना खराब है, हम दुनिया को पैसा क्यों दे रहे? तो ये जो चीज है ना, इस चीज ने एक बड़ा ही आप कह लो डिस्कशन शुरू कर दी है
ट्रम्प से कल पूछा गया कि आप $21 मिलियन इंडिया को दे रहे हो, क्यों दे रहे हो? ट्रम्प ने उस रिपोर्टर को बोला तुम्हें इंडिया के इलेक्शन का बजट पता है? उसने बोला नहीं पता। कहता ये $150 मिलियन तो $150 मिलियन तो ऑफिशियली खर्च रहे हैं, मतलब इतना तो इलेक्शन कमीशन को पैसा देता है, अनऑफिशियली तो ये तकरीबन $1 बिलियन खर्च रहे हैं। क्या ट्रम्प सही है? ट्रम्प बिल्कुल गलत है। हम एक थोड़ा ना खर्च रहे हैं, हम $4 बिलियन खर्च रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी जो पैसा खर्च रही है अगर वो निकालो तो वो 30 से 35 हज़ार करोड़ था पिछले साल का खर्चा, उसको तो पता ही कुछ नहीं बेचारे को। तो वो कह रहा है जब इनके पास इलेक्शन में बिलियंस खर्चने को है, मैं क्यों 21 मिलियन दूं? तो लोगों ने पूछा रिपोर्टर्स ने कि आपकी फिर दोस्ती खराब होगी? उसने बोला ना, अभी तो दोस्ती शुरू करनी है, क्योंकि ये पैसा इंडिया के काम थोड़ी ना आ रहा था, तो पैसे से पता नहीं क्या आ रहा था इंडिया में। मैं तो सगों उन सब चीजों को रोकना चाहता हूं। ये आज कल परसों बहुत न्यूज में रहा, तो मैंने सोचा आपको मैं बता दूं, एक बार अच्छे से सारा कुछ समझा दूं। इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है, कंट्रीज के हिसाब से 180 करोड़ कुछ भी नहीं होता, पर यहां जो वो इल्जाम लगा रहा है वो इल्जाम बहुत बड़ा है। ठीक है, आज इतना ही करेंगे, कल वाली क्लास में मिलते हैं। कल हम लोग अपने क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे।